सभी देश के जन जन तक सही सूचनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब नेशन फर्स्ट होता है तब हमारे संकल्प भी बड़े होते हैं और उनको सिद्ध करने के प्रयास भी व्यापक होते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमने भी ठान लिया है हमारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी अपने कदम और भी तेज करेगा। इस देश में बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार टिकाने के लिए नहीं चल रही, देश को सुधारने के लिए सरकार चल रही है। ये पहला एक बड़ा इवेंट हुआ है जहां पे आप इस पर विस्तृत तौर से इन डिटेल आप बात करेंगे, तो लेट अस एड्रेस ऑल इश्यूज। Attack in the train from Alappuzha to Kannur has been now arrested from Maharashtra's Ratnagiri. The Kerala ATS has been constantly giving out information about this particular Shahrukh Saifi to all the important ATS in the important cities. The Kerala police had taken out one cell phone which played a crucial role in nabbing this accused right now, and Shahrukh Saifi's name along with the picture drawn by a eyewitness was what helped the police to identify this person as Shahrukh Saifi. How do you see Israel helping India in combating the water crisis? It's a major problem here in India and we have the solutions. So we are trying to work together, bringing the information, bring the technologies, bringing the excellent centers that we have here in India. And I know सभी देश के जन जन तक सही सूचनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब नेशन फर्स्ट होता है तब हमारे संकल्प भी बड़े होते हैं और उनको सिद्ध करने के प्रयास भी व्यापक होते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमने भी ठान लिया है हमारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी अपने कदम और भी तेज करेगा। नेता जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, उनको याद करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करना, दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी को याद करना, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को याद करना, राजमाता विजयराज सिंधिया जी को याद करना, इन सब लोगों ने और बहुत हमारे नेताओं ने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। और हम सबके लिए खुशी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में पहुंचाने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ने पार्टी को एक लंबी छलांग लगाने में यह हमारे लिए गौरव का विषय भी है, खुशी का विषय भी है। लेकिन हमें यहां पर यह संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और आज संकल्प लेते हुए पार्टी को आपके नेतृत्व में और आगे ले जाएंगे। इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके नेतृत्व में पार्टी ने कच्छ से लेकर के पूर्वोत्तर तक पार्टी ने सरकारें भी बनाई और अपने ताकत को लोगों ने सराहा भी और आशीर्वाद भी, भरपूर आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार से जम्मू से केरल तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छाप और हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने बूथ पर काम करके पार्टी को स्थापित करने में अपना योगदान किया है। आज हमारे 1,80,000 शक्ति केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज 8,40,000 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष मौजूद है। आपके नेतृत्व में गए साल, गए समय में हमने उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बनाई, हमने उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाई, हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। आपके नेतृत्व ने नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों का दिल जीता, आपकी मेहनत ने, आज मणिपुर में हमने दूसरी बार सरकार वहां बनाई। और अभी अभी जो चुनाव हुए
उसमें त्रिपुरा में, मेघालय में और हमारे नागालैंड में हमने फिर से दोबारा सरकार नॉर्थ ईस्ट में बनाई है। और आपकी अथक मेहनत ने गुजरात में ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ करके पार्टी पुनः वहां स्थापित हुई है। हम जानते हैं आपके नेतृत्व में हमें पार्टी ने नए आयाम में काम करने की प्रेरणा दी। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल तो है, लेकिन राजनीतिक दल के साथ साथ समाज में सेवा भाव से काम करने वाली छवि के साथ भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है। आपके नेतृत्व ने हमें बताया कि कोरोना में किस तरीके से सेवा का काम किया जा सकता है और एक पार्टी समाज के लिए, देश के लिए कैसे समर्पित हो सकती है। और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने आपके नेतृत्व में सेवा ही संगठन में लाखों कार्यकर्ताओं ने काम करके इसको दिखाया है। आपने हमको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो दुनिया के लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसलिए नो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को जाने, इस कार्यक्रम को आपने प्रेरणा दी। आपके मार्गदर्शन में कार्यक्रम चला। आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 60 से ज्यादा राजदूत आकर भारतीय जनता पार्टी की विकास कहानी को उन्होंने समझा। कई प्रधानमंत्री, कई विदेश मंत्री, कई हमारे वित्त मंत्री विभिन्न देशों के, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जानने में रुचि दिखाई है। अगर मैं बात करूं गरीब कल्याण की, तो हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने लाभार्थियों से संपर्क करके लास्ट माइल डिलीवरी में पूरा योगदान कर सके और उसको समझ सके, इसमें हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे। हमने एक सुशासन, गुड गवर्नेंस के बारे में भी कहा और आपने कहा कि अंतिम व्यक्ति को, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को सरकार की लाभ कैसे पहुंच रहा है, इसको जानना चाहिए। आप यहीं नहीं रुके, आपने पार्टी को एक नया आयाम दिया सुशासन में। और आज मुझे खुशी होती है कि साल में 2 बार भारतीय शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक, और उस बैठक में आपके द्वारा, उसमें आपकी उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन मिलता है ताकि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार जहां चल रही है वहां अंतिम आदमियों को सरकार की नीतियों का फायदा पहुंच सके, इसकी आप चिंता कर रहे हैं। पिछले वर्ष आपकी प्रेरणा से मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई। हमारे देश में जो मेयर्स काम कर रहे हैं उनको आपने प्रेरणा दी और उसी तरीके से अभी बहुत जल्द हमारे सभी जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका भी हम लोग एक वर्कशॉप करने वाले हैं और वो रीजन वाइज करेंगे ताकि हम पार्टी को और आगे नीचे लोगों की सेवा में लगा सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा आपसे मिली है। हम ये कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अब भारतीय जनता पार्टी का सतत चलने वाला कार्यक्रम है। जैसा मैंने सेवा भाव की बात कही, सेवा पखवाड़ा मनाना अब ये भारतीय जनता पार्टी का सतत कार्यक्रम बन गया है और हम इस पखवाड़े में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर तरीके के कार्यक्रम करते हैं और समाज की सेवा के लिए पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को जोड़ते हैं। हम ये जरूर आज कहना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का व्याप बहुत बढ़ा है, लेकिन हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हम पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे और आपके बताए रास्ते पर इस महान भारत की सेवा में करोड़ों कार्यकर्ता लगेंगे और ये अमृत काल को सफल बनाएंगे। 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, इसमें हम अपने आप को पूरी ताकत से लगाएंगे। आपके और प्रधानमंत्री जी की बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मैं अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, निमंत्रण दूंगा कि वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी।
नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण, देश विदेश में उपस्थित भाजपा के कोटि कोटि कार्यकर्ता, देवी और सज्जनों, आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। बजरंग बली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंग बली की तरह से, उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम,
यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी होती है। और हमारे लिए एक तो बहुत बड़ी प्रेरणा क्या है, आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है, और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाही, तुम्हें पाई। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। इसलिए जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। इसलिए साथियों, आज के पवित्र अवसर पर को स्मरण करना है, राम काज किने बिनु, राम काज किने बिनु, मोही कहां विश्राम। भाइयों और बहनों, भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति थी। जो देश लोकतंत्र की जननी हो, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो, उसकी जनता के नीर क्षीर विवेक पर प्रारंभ से हमारी आस्था रही है और दिनों दिन वो आस्था और मजबूत होती जा रही है। इसलिए जनभावना, जन आकांक्षाओं को ही हमने भाजपा की चेतना शक्ति बनाया है। हमने राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के मंत्र को अपना आदर्श बनाया है। भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया। भाजपा
लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही है। साथियों, हमारा समर्पण है मां भारती को, हमारा समर्पण है देश के कोटि कोटि जनों को, हमारा समर्पण है देश के संविधान को। साथियों, आज भाजपा विकास का पर्याय है, विश्वास का पर्याय है, नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा का भी एक मुख्य सेवक बनकर के अपनी भूमिका निभाता रहा है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। भाजपा की कार्यशैली सर्वसमावेशी है, सर्वस्पर्शी है, सर्वजन का हित करने वाली है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमने हमेशा अपने हृदय में, अपनी कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सामाजिक न्याय ये हमारे लिए राजनीतिक नारेबाजी का हिस्सा नहीं, ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। बीते वर्षों में बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने, उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं, जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है, उसकी भावना का अक्षरशः पालन करती है। 80 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिलना सामाजिक न्याय का ही प्रतिबिंब है। 50 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलना सामाजिक न्याय की सशक्त अभिव्यक्ति है। 45 करोड़ गरीबों के बिना भेदभाव जनधन बैंक खाते खोलना सामाजिक न्याय का इंक्लूसिव एजेंडा का जीता जागता उदाहरण है। 11 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव शौचालय मिलना, यही तो सामाजिक न्याय है, यही तो सामाजिक न्याय के प्रति हमारी भक्ति है। बिना भेदभाव, बिना तुष्टीकरण, बिना स्वार्थ, बिना वोट बैंक की राजनीति किए भाजपा आज सामाजिक न्याय का भी सच्चे अर्थ में धरती पर इरादों को साकार करने वाला, देश के दबे कुचले समाज के लिए आशा की किरण बना हुआ एक पर्याय बनकर के उभरा है। साथियों, आज भाजपा देश में एक नए पॉलिटिकल कल्चर का भी नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है,
सारी पार्टियों का दर्द देख लीजिए। परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना, शरीर का कण कण, समय का पल पल खपाने का हौसला रखते हैं। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर महिलाओं की समस्याओं, उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों की परवाह ही नहीं करता है। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल महिलाओं के जीवन को आसान बनाने, उनके सपनों को साकार करने को, निर्णय प्रक्रिया में उनको भागीदारी देने को प्राथमिकता देता है। इसलिए आज के युवा हो या फिर देश की माताएं, बहनें, बेटियां भाजपा के साथ हम पल पल अनुभव कर रहे हैं। हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद बढ़ते चले जा रहे हैं, जुड़ाव महसूस करती हैं, अपनापन महसूस करती है। इसलिए आज ये सभी भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। साथियों, आज स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सबके लिए अपने सपनों को, अपने संकल्पों को, मां भारती की सेवा के लिए समर्पित अपने हर कार्यकर्ता के जीवन को देखते हुए बहुत सी बातों को बार बार समझने की आवश्यकता होती है। 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था। 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है। और इस प्रक्रिया में दशकों से चली आ रही बुराइयां, चुनौतियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। अब देश पंच प्राणों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, सन 47 में अंग्रेज भले चले गए, लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यहीं छोड़ गए थे। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले
शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, पल पल कुचलते रहते थे। इसलिए हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में ही बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों ने इन शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों कोई मौका नहीं छोड़ा उनकी मजाक उड़ाने में। हर पल उनकी मजाक उड़ाते रहे। हमारी योजनाओं को, हमारे कार्यक्रमों को निम्न स्तर का बताने की होड़ बढ़ाई गई। जब मैंने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की, गांवों को, गरीब को, मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर देना, शौचालय की सुविधा देने की बात जब मैंने की, तो यही लोग क्या क्या नहीं कहते थे। जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की तो इन्होंने अपनी ताकत, पूरी ताकत उसे खारिज करने में, देश के लोगों में भ्रम पैदा करने में, निराशा पैदा करने में पूरी शक्ति झोंक दी। ये तर्क दिए जाने वाले और ये कहने लगे देश में बड़ी आबादी अनपढ़ है, अनजान है, वो कैसे डिजिटल इंडिया का लाभ ले पाएगी। साथियों, जब हमारा मजाक उड़ाकर ये सफल नहीं हुए तो बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दशक से हिंसा से जूझ रहे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए हैं। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। साथियों, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे इन राजनीतिक दलों की हमारे खिलाफ साजिशें चलती रहेगी, लेकिन हम देशवासियों के सपनों को
देशवासियों की आकांक्षाओं को दबते हुए, बिखरते हुए, सिमटते हुए, मुरझाते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हमारा जोर देश के विकास पर है, देशवासियों के कल्याण पर है। हमारे परिश्रम से जो परिणाम मिले हैं, इसकी गवाही वो आंकड़े दे रहे हैं जो पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर बीते 15-20 दिनों में सामने आए हैं। और मैं सभी देश और दुनिया में भाजपा के कार्यकर्ताओं को हमेशा हिसाब देने की आदत रखता हूं, काम का ब्यौरा हर मौके पर देता रहता हूं। मैं आज सिर्फ 2-3 सप्ताह की ही झलक दिखा रहा हूं आपको, 15-20 दिन की। इतने छोटे से काल में हर भारतीय को गर्व हो। जीएसटी लागू होने के बाद से किसी एक वित्तीय वर्ष में 18 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाना अभूतपूर्व। इस दौरान देश के टैक्स पेयर ने भी 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक टैक्स देकर नया रिकॉर्ड बनाया। मार्च महीने में ही यूपीआई से 14 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। देश के इतिहास में पहली बार हमारा एक्सपोर्ट 750 अरब डॉलर के पार पहुंचा। देश में कोयला उत्पादन में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में स्टील उत्पादन में भी पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहली बार 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ। एचएएल ने रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया। मोबाइल फोन प्रोडक्शन और मोबाइल एक्सपोर्ट में भी नया रिकॉर्ड बना। एक साल में 6,500 किलोमीटर रेल ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का रिकॉर्ड भी कुछ ही दिन पहले सामने आया। रेलवे ने 1,500 मैट्रिक टन से अधिक फ्रेट लोडिंग का रिकॉर्ड भी इसी दौरान बनाया। देश के बड़े पोर्ट्स ने एक साल में करीब 800 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करने का नया रिकॉर्ड बनाया। लगातार बन रहे विकास के ये रिकॉर्ड दिखाते हैं कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं एक सांस में जितना बोल पाया बोल दिया। साथियों, आज हम सबका सौभाग्य है कि आज एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमें आजादी के अमृत काल में देश की सेवा का अवसर मिल रहा है। हमें भविष्य के भारत का निर्माण भी करना है और मेरे सब कार्यकर्ताओं को, भाजपा के हर सिपाही को हर स्तर पर उसका नेतृत्व भी करना है। हमारे प्रयास में अगले 25 वर्षों का विजन शामिल होना चाहिए। हमारे हर कार्य में वो ऊर्जा होनी चाहिए जो आने वाले दशकों तक देश की दिशा और दशा, हमारे सपनों को मजबूत करने वाली मां भारती के कोटि कोटि जनों की आजादी से अब तक के संजोए हुए सारे सपनों को सिद्ध करने वाली होनी चाहिए। साथियों, आज के इस समय में दुनिया तेजी से बदल रही है। हमें भविष्य के हिसाब से भी अपनी पार्टी को निरंतर विकास करने की, विकसित करने की, सामर्थ्य बढ़ाने की कोशिश कभी भी रुकने नहीं देना है। हम पहले भी करते आए हैं, आगे अब जरा और गति से करना होगा। 6-7 वर्ष बाद मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, 6-7 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी के
50 वर्ष पूरे होंगे। जब भाजपा के 50 वर्ष पूरे हो, उस समय पार्टी का व्याप कितना होगा, स्वरूप कैसा होगा, हमारे लक्ष्य क्या होंगे, ये हमें अभी से तय करना होगा। हमें नए आइडियाज को, नए इनोवेशंस को अपनाना होगा। पार्टी में उन्हें एक प्रकार से हमारा जीवन का, कल्चर का हिस्सा के रूप में ऐसे जोड़ना होगा, उसे बढ़ाना होगा। जैसे मेरा एक सुझाव है कि हम पार्टी में टेक्नोलॉजी को हर स्तर पर आगे लेकर आए। हम विभिन्न स्तरों पर टेक्नोलॉजी सेल्स बना सकते हैं। हम युवाओं की ऐसी टीम बना सकते हैं जो आधुनिक टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करे, उसे जनता तक पहुंचा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट से सुझाव लें, हम सेमिनार करें, एक्सपर्ट्स को लेकर बुला करके बदलते हुए विश्व को समझने की कोशिश करें। सोशल मीडिया में भी हमें नए तौर तरीकों के बारे में सोचना होगा। आजकल रील्स, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जमाने में ज्यादा से ज्यादा युवाओं में, इस युवा पीढ़ी में प्रोफेशनल से जुड़ने के लिए हमें राजनीति के नए आयामों को विकसित करना ही है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन भाजपा के निरंतर विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसके लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चुने हुए प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के नए प्लेटफॉर्म बनाने होंगे। साथियों, संगठन शक्ति, कार्यकर्ताओं की एकजुटता, ये भाजपा की प्राण शक्ति है, हमारा प्राणवायु है। इसे नित निरंतर ऊर्जा देते रहना भी हम सभी का कर्तव्य है। हमें अपने विस्तार के लिए, दूसरों से सीखने के लिए देश के भीतर और बाहर हर तरफ दृष्टि रखनी होगी। हमें विश्व की दूसरी लोकतांत्रिक पार्टियों के साथ भी समन्वय और संवाद बढ़ाने के बारे में काम करना चाहिए। मेरा आग्रह है, हमारे यूथ विंग्स, महिला विंग्स दूसरे देशों की उन पार्टियों के इन विंग्स और कार्यकर्ताओं से जुड़े, अपने अनुभव साझा करें और उनसे सीखें। हमारे सांसदों को भी संवाद, उनके प्रेशर बहुत रहता है, मैं जानता हूं। एक सांसद को इतने प्रकार के काम रहते हैं, लेकिन सांसद के पास जानकारियों के स्रोत भी बहुत रहते हैं। वो कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने में वो बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, क्योंकि उनको काफी जानकारियों के लिए अवसर मिलता है। उनका लाभ जितना ज्यादा हमें मिले, पार्टी को मिले, हमें कोशिश करनी चाहिए। हम पार्टी में अलग अलग मोर्चों के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों के लिए संघर्ष करते रहे। जहां जरूरत पड़ेगी संगठन करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी समर्पण की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। लेकिन साथियों, अब हम उस दायरे में पहुंचे हैं, अब समय आ गया है कि सभी मोर्चे
समाज की आवाज उठाने के साथ साथ एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ उनकी हर छोटी मोटी तकलीफों से मुक्ति के आधुनिक तौर तरीके अब क्या हो सकते हैं, कम समय में कम संसाधनों से भी उत्तम से उत्तम परिणाम लाने के तरीके क्या हो ताकि उनका जीवन बहुत तेजी से बदल सके और 2047 आजादी के जब 100 साल हो तब विकसित भारत का सपना सिद्ध करने में कोटि कोटि जनों की भागीदारी बढ़े। हर मोर्चे को सोचना चाहिए कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का स्थायी समाधान कैसे हो। उदाहरण के लिए हम सभी पहले किसानों की समस्या उठाते थे, किसान मोर्चा उसमें बड़ी भूमिका निभाते थे। हमने किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी तक कई बड़े फैसले लिए, किसानों की सेवा की। अब किसानों के एफपीओज बन रहे हैं, कोऑपरेटिव्स बन रहे हैं। इन्हें मजबूत करने का काम भी भाजपा कार्यकर्ता का ही है। इसी तरह हमने हमेशा झुग्गी में रहने वाले गरीबों की आवाज उठाई। जब हमें सेवा का मौका मिला तो हमने उन्हें पक्के मकान दिए, शौचालय दिए, गैस कनेक्शन दिए। हमें इसी तरह आगे के लक्ष्य तय करने हैं। ये समाधान स्थायी होने चाहिए और फ्यूचर रेडी होने चाहिए। इस तरह के प्रयासों के लिए हम पार्टी में नए इंटेलेक्चुअल सेल्स भी बना सकते हैं, नए विचारों पर सेमिनार्स करने और उन पर आगे बढ़ने की एक व्यवस्था तैयार कर सकते हैं। साथियों, जब हमारे सामने 2047 के विकसित भारत जैसा बड़ा लक्ष्य है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़े। हमें सफलताओं को सेलिब्रेट तो करना है, लेकिन अगले ही पल अगली चुनौती के लिए कमर भी कसनी है। और हमें ये सब बीजेपी की मूल विचारधारा के प्रकाश में ही करना है, भारत के संविधान की सीमाओं में ही रहना है। हमें भारत के समाधान उधार की सोच से नहीं, भारत की जड़ों से ही, भारत की परंपराओं से ही, भारत के कोटि कोटि जनों के सदियों के अनुभव से ही उस अमृत से आगे बढ़ना है। इस सोच के साथ हमें भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है। हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है, लेकिन हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। हमें चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है, कोटि कोटि जनों के दिलों को जीतना, ये हमारा मकसद है। हमें हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है जैसे हम 80 के दशक से भी अभी तक लड़ते आए हैं। मुझे विश्वास है कार्यकर्ताओं की ताकत और राष्ट्र प्रथम का संकल्प हमें इसी तरह ऊर्जा देता रहेगा। आज के इस शुभ अवसर पर 2 पड़ाव 50 साल जब बीजेपी होंगे और 100 साल देश की आजादी के होंगे। आइए एक खाका खींचे, योजना बनाएं, जन जन के दिलों को जीतते हुए मां भातृ के जिन सपनों को लेकर के हम चले हैं उन सपनों को साकार करते रहें। आज हनुमान जयंती पर
स्वयं हनुमान दादा भी हम पर आशीर्वाद बरसाएं। और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप ही होती है। उस जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। उन आशीर्वादों को लेकर के भी हम आश्वस्त होकर के आगे बढ़े। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पुनः शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। All right, so that was Prime Minister Narendra Modi speaking on the occasion of BJP Foundation Day, where he puts out a very important message as far as the future goals of the party are concerned. He says that it is time for a futuristic vision. He also really sets the roadmap ahead of 2024 for all of the party, as he says that the responsibility of 2047 is a developed India. And he also warns all his party workers against being overconfident, saying that winning the elections is not the only goal. It is about the larger development of the nation. And Prime Minister really putting out the blueprint of India in 2047, where he charts the path for the party as we are talking ahead of 2024. And this is the roadmap that he really sets, not just for the party by and large, but for a nation as he envisions it in 2047. Abhishek Kapoor, Senior Executive Editor, now joining us on the broadcast. Abhishek, well, that is what the Prime Minister is most appreciated for his vision for the nation, for his long-term thought, and most importantly, as he guides India not just into 2024, but this is Prime Minister Modi leading all his party workers and telling them that we have to look at a futuristic India, at a developed nation as India moves towards 2047. All right, not too sure if Abhishek is still connected with us. We'll try and reconnect that line with him. But in the meanwhile, let's listen into some of the excerpts of what the Prime Minister has said. साथियों, सन 47 में अंग्रेज भले चले गए, लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यही छोड़ गए थे। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, पल पल कुचलते रहते थे। इसलिए हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में ही बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों ने इन शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों कोई मौका नहीं छोड़ा उनकी मजाक उड़ाने में। हर पल उनकी मजाक उड़ाते रहे। हमारी योजनाओं को, हमारे कार्यक्रमों को निम्न स्तर का बताने की होड़ बढ़ाई गई। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है।
इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। On that note, it's time for us to slip into a very short commercial break. On the other side, we continue to get you the latest as BJP is celebrating its 43rd Foundation Day. Commemorating the occasion, the party has planned a week-long social harmony campaign till the 14th of April. इस देश में बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार टिकाने के लिए नहीं चल रही, देश को सुधारने के लिए सरकार चल रही है। ये पहला एक बड़ा इवेंट हुआ है जहां पे आप इस पर विस्तृत तौर से इन डिटेल आप बात करेंगे, तो लेट अस एड्रेस ऑल इश्यूज। Attack in the train from Alappuzha to Kannur has been now arrested from Maharashtra's Ratnagiri. The Kerala ATS has been constantly giving out information about this particular Shahrukh Saifi to all the important ATS in the important cities. The Kerala police had taken out one cell phone which played a crucial role in nabbing this accused right now, and Shahrukh Saifi's name along with the picture drawn by a eyewitness was what helped the police to identify this person as Shahrukh Saifi. How do you see Israel helping India in combating the water crisis? It's a major problem here in India and we have the solutions. So we are trying to work together, bringing the information, bring the technologies, bringing the excellent centers that we have here in India. And I know Prime Minister Modi deals with that a lot, and he was successful to bring dozens and dozens of millions to accessibility to water, and this is a great success, and I would like us to work more closely on that. There's a mail that has been sent to you asking for help. Are you saying that there is no email? Boss, you cannot enter someone. The biggest actions of the movements. Mediation will work when there is uncertainty of winning by any one party. इसलिए जो judgment आया यही सबसे उत्तम है. This puts an end to the whole issue. Assertive 1% that wants to open the wounds again. They do not operate only by the verdict of the court. Time now to take a quick check of all the big stories that we are tracking from various parts of the country, making headlines this morning. Also following the arrest of Telangana BJP chief Padi Sanjay Kumar, Union Minister Kishan Reddy termed the latter's arrest as undemocratic and said that the state BJP chief's arrest was to divert people's attention.
On the occasion of Hanuman Jayanti, Delhi police has given permission to take out the Shobha Yatra in Jahangirpuri area with a certain distance. In the backdrop of the recent clashes in Bengal and Bihar amid Ram Navami celebrations, security has been beefed up ahead of Hanuman Jayanti celebrations. Yet another Hindu temple has been desecrated in Canada after being spray painted with anti-India graffiti. This time, the target of the vandalism was BAPS Sri Swami Narayan Mandir in the town of Windsor in the province of Ontario. This is the fifth such incident where a temple has been defaced with such graffiti since July last year. One terror associate of Lashkar-e-Taiba has been arrested near Canal Road, Alusa, Bandipora with one live Chinese grenade and 12 live AK-47 bullets. The operation was organized by Bandipora police along with 26 AR and the 3rd Battalion of CRPF. A case has also been registered under the relevant sections of UAPA at Bandipora police station. An incident of stone pelting on the Vande Bharat Express train was reported from Visakhapatnam of Andhra Pradesh. This is the third time when a stone pelting incident has been reported on Visakhapatnam-Secunderabad Vande Bharat Express in the last 3 months. The glass pane of a coach of Vande Bharat Express was damaged. The police said that some unknown persons pelted stones at the Vande Bharat train as it reached Visakhapatnam for maintenance and train run. Delhi High Court is likely to pronounce its order on the bail plea of jailed former Aam Aadmi Party Minister Satyendra Jain in a money laundering case being probed by the Enforcement Directorate. Jain, arrested on the 30th of May last year by the agency, is accused of having laundered money through 4 companies allegedly linked to him. The body of a 25-year-old truck driver in the Indian Army who went missing on Saturday was recovered by a joint team of the Army National Disaster Response Force, Texas Railroad Commission and Disaster Management Group of West Bengal Police divers. The diver had gone missing after an Indian Army truck, while on operational duty moving from Gangtok towards Sivok Road, skid off the road and fell into Teesta River. Karnataka police registered an FIR against Horticulture Minister Muniratna, BJP MLA, for his reported hate speech against Christians in a constituency recently. Muniratna, while speaking at an election campaign event in Karnataka, alleged that there were conversion activities in the slums and called on people to hit them and send them back, and he would look after them if there were any repercussions. One person's been arrested by Taran police in a joint operation with BSF personnel on Wednesday, and 2.472 kgs of heroin was recovered. Now, according to the Punjab police, the drones that were used to transport drugs from Pakistan, where an FIR has been registered under Narcotics, Drug and Psychotropic Substances Act. Further investigation into the matter is underway. 6 students from across India will travel to the US next week to participate in the NASA Rover Challenge 2023. Students who have not even stepped out of their villages are now ready to fly to the American Agency's Space and Rocket Center in Alabama, USA. The students, all aged between 14 and 18 years from children's homes, remote villages and cities across India, have been selected to participate in the NASA Human Exploration Rover Challenge 2023. With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. Also taking a quick check of the big stories we're tracking for you this morning, as it's been a huge face-off over the Bengal violence that is still continuing, where the centre has sent military troops to the state. Paramilitary troops, I beg your pardon. Also, Parliament logjam continues. The opposition is all set to take to the streets of the national capital.
when we see that the masterminds, the plotters of this attack are still unpunished, they are still roaming free, what can India and Israel do together to ensure that the plotters, the mastermind of this attack are punished? Everyone that took part of the terror attacks pays the price, a very heavy price. So we are still waiting for those who committed, those who sent, those who operated those terror attacks to be brought to justice. And indeed, we need to bring very serious pressure from all the world, from all the free world who stands against terrorism. The India developmental model is the right model which the world can follow, and that is the opportunity that we have before us. I believe that you are soaked in the philosophy of nation first. The nation wants to know why Bengal is burning. Mamata Banerjee has declared that the BJP is the chief instigator. If that is the case, I ask, and if Mamata Banerjee does indeed have proof that the BJP is instigating, then why does she not arrest the BJP Bengal chief Shukanta Majumdar or the leader of the opposition and BJP leader Shuvendu Adhikari? And if she does not have the proof, then isn't she admitting her own defeat and inability in handling the situation, and therefore, to avoid blame, make it political? The state government is very quick to misuse the police to file FIRs on the media, on news channels like Republic. But when it comes to harshly implementing law and order, where it needs to be, Thank you for staying with Republic. And well, the accused in the Kerala train attack case, Shahrukh Saifi, who was nabbed by the Maharashtra Anti-Terrorism Squad from Ratnagiri, has been brought to the Armed Reserve Camp Police Station in Kozhikode. Post health checkup, he will be produced before the Kozhikode Chief Judicial Magistrate. Getting you all the details in this 1-minute report. Shahrukh Saifi, the main accused in the Kerala train attack case, is currently being taken by the Kerala police for health checkup. Following, he will be immediately produced before the judicial magistrate is what being seen. You can see the kind of tight security with which he is being taken to the hospital, followed by the court, the judicial magistrate. Right now, he has been under investigation with the SIT, and now the entire SIT with full protection are taking him to the hospital, followed by the judicial magistrate, where he will be sent for remand. Therefore, he has been booked under several sections now. That is also available for us, and this news is also from the police quarters here, where he's being taken. Therefore, once he's produced before the judicial magistrate, we will be getting to know more details on this matter. This is Vashni Ramu along with camera person Nanda Kumar from Kozhikode for Republic TV. Slipping into a short commercial break. On the other side, getting you further excerpts as Prime Minister took on the opposition in an unrelenting attack, saying Congress is synonymous with dynastic politics. आप सभी देश के जन जन तक सही सूचनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब नेशन फर्स्ट होता है, तब हमारे संकल्प भी बड़े होते हैं और उनको सिद्ध करने के प्रयास भी व्यापक होते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमने भी ठान लिया है, हमारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी अपने कदम और भी तेज करेगा। इस देश में बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार टिकाने के लिए नहीं चल रही, देश को सुधारने के लिए सरकार चल रही है। ये पहला एक बड़ा इवेंट हुआ है जहां पे आप इस पर विस्तृत तौर से इन डिटेल आप बात करेंगे, तो लेट अस एड्रेस ऑल इश्यूज। Attack in the train from Alappuzha to Kannur has been now arrested from Maharashtra's Ratnagiri. The Kerala ATS has been constantly giving out information about this particular Shahrukh Saifi to all the important ATS in the important cities. The Kerala police had taken out one cell phone which played a crucial role in nabbing this accused right now, and Shahrukh Saifi's name along with the picture drawn by a eyewitness was what helped the police to identify this person as Shahrukh Saifi.
How do you see Israel helping India in combating the water crisis? It's a major problem here in India, and we have the solutions. So we are trying to work together, bringing the information, bring the technologies, bringing the excellent centers that we have here in India. And I know Prime Minister A man with a hatchet invaded a daycare center in Brazil, killing 4 children and wounding at least 5 others. Authorities have said on Wednesday that the assailant jumped over one of the center's walls to get inside. The dead were between the age of 5 and 7. Russian President Vladimir Putin on Wednesday accepted diplomatic credentials from ambassadors of 17 states, including the US. Putin juxtaposed Washington's support for popular protest and so-called color revolutions in post-Soviet states and beyond to what he described as Moscow's commitment to non-interference in other states' domestic affairs. With that, we slip into a very short commercial break. On the other side, we get you details of the face-off over Bengal violence that is continuing as the centre has now sent paramilitary troops to the state. There's a mail that has been sent to you asking for help. Are you saying that there is no email? Boss, you cannot enter someone. The biggest actions of the movements include of various rank. We've killed the Prime Minister, the Chief Minister, generals of the army. These are all targeted killing. I am willing to ask you certain questions, sir. You delete everything and then where is the question of recording, sir? Well, I'll show you, but why did you put your hand to my pocket? Why did you slap my phone? Mr. Wazir, why were you arrested? Because it was a case, I believe, that was closed by the police itself. They're trying to stop us from reporting. यहाँ पर लिखा गया है स्टैंड। इसी जगह से सचिन वाजे को बोला गया था खड़े रहने के लिए। We are standing in the premise of a church right in the middle of Bucha. This is exactly what Ukraine is now calling a genocide that has been committed by the Russian troops. भारत की परिभाषा से मतलब सहमत है। Everybody has right to self-determine. If I say Punjab is a separate country, I have right to do it. When we see that the masterminds, the plotters of this attack are still unpunished, they are still roaming free, what can India and Israel do together to ensure that the plotters, the mastermind of this attack are punished? everyone that took part of the terror attacks pays the price, a very heavy price. So we are still waiting for those who committed, those who sent, those who operated those terror attacks to be brought to justice. कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। The Prime Minister takes on the opposition in an unrelenting attack, says the Congress is synonymous with dynasty politics. आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान हम 35 बेड के जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चली, माननीय राष्ट्रपति जी ने 31/1/2023 को एक सभा समेत दोनों सभाओं के सदस्य अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 13 घंटे 44 मिनट तक चली, जो इस चर्चा में 143 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाद विवाद का उत्तर दिया। सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट 23-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली। वाद विवाद में 145 सदस्यों ने
भाग लिया। वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। केंद्र सरकार के 42 विभागों की वित्त वर्ष 23-24 के लिए अनुदान की मांगों सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए, 5 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा अविलंब लोक मत के 133 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन 436 मामले लिए गए। लोकसभा के विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निर्देश 73A के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए व्यक्तियों सहित 6 वक्तव्य किए गए। सत्र के दौरान 2779 पत्र सभा पटल पर रखे गए। मैं सभा की कार्रवाई को पूर्ण करने में सभापति तालिका के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। देर रात तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित त्वरित सेवाओं के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों को सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई को व्यवधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैं अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। All right, so that of course was the Lok Sabha that was adjourned right now. Today of course was the last day of
the budget session of Parliament. So the Lok Sabha Speaker also speaking to all the parliamentarians and saying that decorum must be maintained. Do remember that in the second installment of the budget session, we haven't seen any work done at all. Right now, what we know is that the Lok Sabha and the Rajya Sabha both been adjourned. We are still awaiting confirmation at the about the reconvening time of the two. But today is the last day of the budget session of Parliament, and we have seen a repeated ruckus in both houses, whereby no work essentially has been done. Now, the opposition has been staging a walkout. There was also a black protest that was staged by the opposition. And here's a look at the top stories. Following the arrest of a Telangana BJP chief, Bandi Sanjay Kumar, the Union Minister Kishan Reddy termed the latter's arrest as undemocratic and said that the state BJP chief's arrest was to divert people's attention. On the occasion of Hanuman Jayanti, the Delhi police have given permission to take out a Shobha Yatra in the Jahangirpuri area within a certain distance. In the backdrop of the recent clashes in Bengal and Bihar, security has been heightened ahead of Hanuman Jayanti celebrations. A Hindu temple has been desecrated in Canada after being spray painted with anti-India graffiti. This time the target of the vandalism was the BAP's Sri Swaminarayan Mandir in the town of Windsor in Ontario in Canada. This is the fifth such incident where a temple has been defaced with graffiti since July last year. A terror associate of the Lashkar-e-Taiba has been arrested near Canal Road in Bandipora with a live Chinese grenade, 12 live AK-47 bullets. The operation was organized by the Bandipora police along with 26 AR and the 3rd Battalion of the CRPF. A case has been lodged. An incident of stone pelting on the Vande Bharat Express train has been reported from Visakhapatnam in Andhra Pradesh. This is the third time where a stone pelting incident has been reported on the Visakhapatnam Secunderabad Vande Bharat Express in the last 3 months. The glass pane of the coach was damaged. The police said some unknown people pelted stones at the Vande Bharat train as it reached Visakhapatnam for maintenance. The Delhi High Court is likely to pronounce its order on the bail plea of the jailed former AAP Minister Satyendra Jain in a money laundering case being probed by the ED. Jain was arrested on the 30th of May last year by the agency and is accused of having laundered money through 4 companies allegedly linked to him. The body of a 25-year-old truck driver of the Indian Army who went missing on Saturday has been recovered by a joint team of the Army, the NDRF, and the Disaster Management Group of West Bengal police divers. The driver was missing after the truck that he was operating had skidded off the road and fallen into the Teesta River. The Karnataka police have registered an FIR against the Horticulture Minister Muniratna, who's a BJP MLA, for his reported hate speech against Christians in his constituency recently. Muniratna, while speaking at an election campaign event in Karnataka, alleged that there were conversion activities in slums and called on people to hit them and send them back, as he would look after them even if there were any repercussions. One person has been arrested by the Tarantaran police in a joint operation with the Border Security Force personnel on Wednesday. Nearly 2.5 kgs of heroin has been recovered. According to the Punjab police, drones were used to transport drugs from Pakistan. An FIR has been registered and under the NDPS Act. And 6 students from across India will travel to the US next week to participate in the NASA Rover Challenge 2023. Students who have not even stepped out of their villages are now ready to fly to the American Agency's Space and Rocket Center in Alabama, the US. The students aged between 14 to 18 years are from children's homes, remote villages and cities across India who have been selected to participate in the NASA Human Exploration Rover Challenge. Now, the Congress party has given seats to BJP leaders who had recently quit the party.
Now, this obviously is causing quite a stir within the Congress. We are learning that Vijay Kulkarni, who was supposed to be a candidate against Chief Minister Bommai from Shigao, has been fielded from Dharwad. So this is the second list that has been released by the Congress party for the Karnataka elections. Do remember that there are certain number of former leaders from the BJP who have now joined the Congress party. Prajwal is reporting on this. He joins us live from Bengaluru. Prajwal, good morning. Give us more details of the second list, please. Now, Nupur, the second list of the Congress has finally been released, and as we were saying earlier also, there has been a lot of infighting, and there will be further lists of the Congress as well. This is a testimony to that, because now so far the Congress has announced candidates for only 42 assembly constituency over here, and majorly they are from Belagavi and the Kittur Karnataka region as well. Very interesting over here is the fact that in the Congress there was always a fight which was going on about the insiders versus the outsiders, but seems like the outsiders have gone ahead and got the tickets, or they have secured the tickets here, because now the Congress has given the ticket, the Gurmitkil ticket to Babu Rao Chinchansur, who was a former BJP MLC as well. And also now NY Gopalakrishna gets a Congress ticket from Molakal Murutu. So he will be pitted against Sri Ramulu, who will likely be fielded from the BJP. So this is one interesting battle to watch out for. Two big guns of the BJP going ahead and getting tickets in the Congress as well. But definitely all is not well within the Congress party, because there is also a lot of infighting. But before we come to that, everybody was watching whether the Congress will go ahead and announce the candidate for Shigao Assembly constituency, which has not been done in the first list, neither has it been done in the second list, because this is the constituency from where Chief Minister Basavaraj Bommai will be contesting. And all eyes were on this particular constituency, because Vinay Kulkarni was stated to be one of the strongest candidates who hailed from the same community, from the Panchamasali Lingayat community, who would be pitted against Chief Minister Basavaraj Bommai to go ahead and give a head-on fight to the BJP there. But seems like now the Congress is thinking otherwise, and they have fielded him from Dharwad as well. So now whether Vinay Kulkarni will be fielded from Shigao as well, that has to be seen too, because the Congress is losing out on potential candidates who can be fielded against Chief Minister Basavaraj Bommai, and also now pitting Vinay Kulkarni, and the Congress's policy of fielding only one candidate per, only one candidate from one constituency is something which is being looked out for. So if Vinay Kulkarni is given a ticket, that has to be seen. And also, last but not the least, we will have to bring in that Darshan Puttanaya, who is from the Karnataka Sarvodaya Paksha, has he is fielding from his own party, and the Congress has extended support here after he had a talk with the KPCC President DK Shivkumar. All right, thank you very much, Prajwal, for bringing us those updates. Well, news is coming in. In fact, we are learning that it looks like there's been a huge setback for Satyendra Jain. The Delhi High Court has rejected his bail plea, stating that Satyendra Jain can influence witnesses and evidence. The court accepted that Jain was controlling the Calcutta base of companies. Satyendra Jain, of course, was seeking bail in an ED case against him for money laundering. Sambhav has more details. Let's go across to him. Sambhav, tell us more, please. Well, if this is another setback for Aam Aadmi Party, as another Aam Aadmi Party leader has been denied bail. Here, in the case of Prevention of Money Laundering Act, wherein Satyendra Jain is denied bail from Delhi High Court today. He has, in an order which is passed at 11 a.m. today, the Delhi High Court has very categorically said that Satyendra Jain is in a position to influence the witness, and the twin conditions of PMLA does not satisfy here. Hence, his bail plea has been rejected by Delhi High Court. He filed the bail plea against the trial court's order, in which trial court had rejected his bail plea in November 2022 last year, after which he went to the Delhi High Court for seeking the bail, and today again a bail has been rejected by Delhi High Court also in the Prevention of Money Laundering case, which is registered by Enforcement Directorate against him, in which he is alleged of being controller of various companies having Hawala transactions, and a long chart was produced when the hearing was happening in the trial court. So he is rejected bail again by the Delhi High Court.
First, he was rejected bail from the trial court. Now it's the Delhi High Court who has rejected the bail of Satyendra Jain. All right. So, as Sambhav was pointing out, of course, it appears that there is a big setback coming in for Satyendra Jain. The High Court has also denied him a bail. Do remember that Satyendra Jain has been in prison since last year of May. He is, of course, facing charges in a money laundering case. Now, Sambhav, also give us more details about the charges he faces in this money laundering case that's been filed against him by the ED. Well, Enforcement Directorate during the trial, Sambhav? All right, I don't think we have Sambhav on this one yet. Thank you for that, Sambhav. But this is what we know right now. It appears that there has been a huge setback for Satyendra Jain, the former Delhi minister and the AAP leader, in the bail plea that he had filed in the High Court. The High Court of Delhi has refused him bail. In fact, in that order, the High Court seems to suggest that he does have the capacity of essentially influencing witnesses and evidence. Now, in yet another incident of Hindu hate attacks, a temple has been targeted in Canada's Windsor. Officers discovered anti-Hindu and anti-India graffiti sprayed in black on an exterior wall of the building. Now, this is nearly the fifth such attack that we are seeing in Canada since July of last year. In this particular case, we are learning that it was a temple that was attacked in Ontario province of Canada. Graffiti was painted on the walls of this temple. Now, this of course comes despite repeated attempts by the Indian government to go through to these countries where we are seeing these attacks pick up, with the Indian government essentially saying that Canada needs to rein in this kind of behavior that's coming in from right-wing elements over there. So pictures on your screen are of another hate attack that has been seen in Ontario, this time in Canada. This is the Swaminarayan temple, whose walls were defaced with the anti-India and anti-Hindu graffiti. We are told that a case has been lodged by the police and they are investigating perhaps who could be behind this attack. But this is not the first time we are seeing something like this in Canada. In fact, this is perhaps the fifth such attack that we have seen. Now, this time, of course, the target of the vandalism was the BAP Sri Swaminarayan Mandir in the towns of Windsor in Ontario in Canada. Mr. Sirsa from the BJP now joins us on the broadcast. Mr. Sirsa, we are seeing these repeated attacks come in these countries. This one, of course, happens to be in Canada. What is it, that these countries essentially can do to stop this? देखिए, कंट्रीज में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये करना ही नहीं चाह रहे। ऐसा चाहे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी को भी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में बताना पड़ा कि ये जो हो रहा है आपको इसके ऊपर एक स्टॉप लगाना चाहिए, रोकना चाहिए सबको। और कनाडा में जो हो रहा है, ये कैनेडियन गवर्नमेंट अगर इसको सीरियसली नहीं लेगी, जो कि अब तक नहीं ले रहे, वो दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। और वरना तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कंट्री के अंदर इस तरह की कोई हेट हो और इतना किसी भी धर्म के ऊपर इस तरह के अटैक किया जाए बार बार और उसको सीरियसली ना लिया जाए। बट इंडियन गवर्नमेंट ने टाइम एंड अगेन उनको रिमाइंड कराया कि आपको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और आप देखिए कनाडा में किस तरह के हालात बन गए हैं, लोकल लोगों के ऊपर भी हमले होने शुरू हो गए। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वहां पे एक ब्लास्ट में आदमी मारा गया। तो अगर वो नहीं रोकेंगे तो अल्टीमेटली दे आल्सो हैव टू पे द प्राइस ऑफ दिस। लेकिन मैं इसको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल मैं कंडेम करता हूँ जो ऐसा लोग काम कर रहे हैं। ये लोग केवल और केवल नफरत और हेट फैलाना चाहते हैं, इनका सोल पर्पस है। दे आर फंडेड बाय, वी आर ऑल नो दैट हु देयर क्लोज फ्रेंड्स आर, दैट्स द आईएसआई, दे आर फंडेड बाय ऑल, फंडेड बाय आईएसआई। और उनका पर्पस ये है कि किसी तरीके नफरत को और फैलाया जाए। All right, Mr. Sirsa, thank you for joining us. Let's also go across to Mr. Sharda on the phone line. Mr. Sharda, we see these repeated attacks, whether it's the US, the UK, Canada, Australia, and there seems no end to this. What is it, that governments in these countries can do to stop this, and why is it that they are unable to essentially effectuate any change? Canada also suffers from vote bank syndrome.
And though the number of Sikhs in the voting is very low, and especially the people who actually create all havoc is very low, but nobody wants to confront the goons. And the weakness of the Canada government is that is, in its own way, it's trying to promote these things. While when they have a problem, they throw police at people, they use violence at the people, but for India, they have no answer. So answer lies with India. It has to be stronger. It has to remove all the OCI cards, take away all the visa rights, and let them rot where they are. And slowly they will understand what they are doing. Right. Ratan Sharda, appreciate your joining us on Republic TV. So essentially, the comments that seem to be coming in suggest that there may be a lack of will in countries like Canada to stop these attacks, because they may also be a political constituency to which leaders are essentially pandering to. So pictures on your screen are of another hate attack that has been reported from Canada. This is the Ontario province of Canada, where anti-India as well as anti-Hindu graffiti was painted on the walls of the Swaminarayan temple. We are told that an investigation has begun. The police are looking into who could be behind this attack. But just telling you about figures that we are getting from Canada, this is the 5th such attack that we have seen coming in from Canada in about a year, less than a year actually, since July of 2022. Well, the accused in the Kerala train attack case, Shahrukh Saifi, has been nabbed by the Maharashtra Anti-Terrorism Squad from Ratnagiri. He was brought to the Armed Reserve Camp station in Kozhikode. Now, after a health checkup, he will be produced before the Kozhikode Chief Judicial Magistrates Court. Shahrukh Saifi, the main accused in the Kerala train attack case, is currently being taken by the Kerala police for a health checkup. Following, he will be immediately produced before the judicial magistrate is what being seen. You can see the kind of tight security with which he is being taken to the hospital, followed by the court, the judicial magistrate. Right now, he has been under investigation with the SIT, and now the entire SIT with full protection are taking him to the hospital, followed by the judicial magistrate, where he will be sent for remand. Therefore, he has been booked under several sections now. That is also available for us, and this news is also from the police quarters here, where he's being taken. Therefore, once he is produced before the judicial magistrate, we will be getting to know more details on this matter. This is Vashni Ramu along with camera person Nanda Kumar from Kozhikode for Republic TV. You are with Republic TV, and coming up next, the Prime Minister says Nation First lists records and achievements under the BJP's government. And face-off over the Bengal violence continues. The centre sends paramilitary troops to the state. आप सभी देश के जन जन तक सही सूचनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब नेशन फर्स्ट होता है, तब हमारे संकल्प भी बड़े होते हैं और उनको सिद्ध करने के प्रयास भी व्यापक होते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमने भी ठान लिया है, हमारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी अपने कदम और भी तेज करेगा। The India developmental model is the right model which the world can follow, and that is the opportunity that we have before us. I believe that you are soaked in the philosophy of Nation First. The nation wants to know why Bengal is burning. Mamta Banerjee has declared that the BJP is the chief instigator. If that is the case, I ask, and if Mamta Banerjee does indeed have proof that the BJP is instigating, then why does she not arrest the BJP Bengal chief Shukanta Majumdar or the leader of the opposition and BJP leader Shuvendu Adhikari? And if she does not have the proof, then isn't she admitting her own defeat and inability in handling the situation, and therefore, to avoid blame,
make it political. The state government is very quick to misuse the police to file FIRs on the media, on news channels like Republic. But when it comes to harshly implementing law and order, where it needs to be done, where is the police, Mamta Banerjee? Have lawbreakers in Bengal been emboldened to the point where they don't care two hoots about the police and the security machinery? And where is the minister in charge of law and order, Mamta Banerjee herself? If the governor visits the riot hit areas, where, we ask, is the chief minister? The nation wants to know. The nation must know. आप सभी देश के जन जन तक सही सूचनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब नेशन फर्स्ट होता है तब हमारे संकल्प भी बड़े होते हैं और उनको Mediation will work when there is uncertainty of winning by any one party. इसलिए जो judgment आया यही सबसे उत्तम है. This puts an end to the whole issue. Assertive 1% that wants to open the wounds again. They do not operate only by the verdict of the court. Good morning. You're watching Live and Breaking at 11:30. I'm Suesha Sawan joining you on the broadcast. We continue to get you live proceedings from the Parliament as the logjam continues. That and much more in this edition. First, a quick check of the headlines we're tracking at this hour. कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। Prime Minister takes on opposition in an unrelenting attack, says Congress synonymous with dynasty politics. हमारे परिश्रम से जो परिणाम मिले हैं, इसकी गवाही वो आंकड़े दे रहे हैं, बीते 15-20 दिनों में सामने आए। Prime Minister roars nation first, lists records and achievements under BJP government. Face off over Bengal, violence continues, centre sends paramilitary troops to the state. Parliament logjam continues, opposition set to take to the streets of the national capital. Another Hindu hate attack in